हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में क्या है बार बार पूछे जाते हैं। तो इन्हीं टॉपिक से क्या है आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट 4। हमने 3 टेस्ट हैं वो कवर कर लिए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट 4। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी के जो क्वेश्चन है वो 37 आते हैं। तो हम 37 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, साथ में ही उनके साथ साथ आपका टॉपिक भी क्या है क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जब हम ये घ, ठीक है, उच्चारण स्थान क्या है, पहले बात करते हैं कि ये उच्चारण स्थान है क्या। ठीक है, जब हम किसी वर्ण, ठीक है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारे मुख से जिस भाग से ध्वनि निकलती है ना, जिस भाग से ध्वनि निकलती है उच्चारण करते वक्त, उसे ही हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हिंदी व्याकरण में वर्णों के उनके उच्चारण के मतलब हिंदी व्याकरण में वर्णों को उनके उच्चारण के स्थान पर बांटा गया है। ठीक है, वर्णों को कैसे बांटा गया है, उनके उच्चारण के स्थान पर बांटा गया है। जो वर्ण है उनको कैसे बांटा गया है, वर्ग में। ठीक है, जैसे कि क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और त वर्ग, त वर्ग, त वर्ग। ठीक है, उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, वैसे तो 9 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन जो 5 वर्ग है, ठीक है, तो 5 वर्गों को कैसे बांटा गया है ये, इसमें क्या ठीक है, क, ख, ग, घ, ढ, अण। ठीक है, तो जब हम क वर्ग है, क वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो वो किससे होता है, क वर्ग का, क वर्ग का कंठ से, गले से उच्चारण होता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो वो क्या है, हमारे गले से आवाज निकलती है। ठीक है, गले का उच्चारण होता है। जब हम क बोलते हैं, क, तो किससे हो रहा है, ग मतलब गले से हो रहा है। तो क ख ग घ ड। ठीक है, तो जो घ है इसका भी उच्चारण कैसे हो रहा है, गले से ही हो रहा है ना, मतलब कंठ से। ठीक है, कंठ से, तो क्या हो जाएगा, कंठ से, गले से जिसका उच्चारण होता है। ठीक है, क्लियर है। च का उच्चारण किससे होता है, तालू से, जीभ से। ठीक है, च, छ, झ, झ, न। ठीक है, तो ट वर्ग, ट वर्ग में किसका उच्चारण होता है, ठीक है, ट में ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ और न। ठीक है, ट वर्ग में त, थ, ध, ध और न। ठीक है, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। पै वर्ग में क्या होता है, पै, फै, बै, भै और मैं। ठीक है, ये वो है जिनका क्या है, नाक से उच्चारण होता है। ठीक है, इनको बोलते वक्त क्या है, नाक से वायु निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है, कंठ है, जिनका क वर्ग से उच्चारण होता है, क, ख, ग, घ, अण। ठीक है, याद रहेगा। उसी तरीके से तालु का पूछ लेता है, तो तालु का क्या हो जाएगा, च से। ठीक है, तालु का जो कि जीभ से उच्चारण होता है। ट वर्ग का, ट वर्ग का किससे होता है, मूर्धा से, मुंह से उच्चारण, जैसे हम बोलते हैं ना ट, ठ, ढ, तो क्या है, मुंह का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मूर्धा। क्लियर है, मूर्धा। त वर्ग में किसका होता है, त वर्ग में त, थ, ध, दांतों का प्रयोग हो रहा है ना, दांतों से उच्चारण हो रहा है ना, तो क्या आ जाएगा इसका, दांतों से दंत्य, दंत्य। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको क्या कहते हैं वैसे, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, क से लेके मैं तक क्या है, स्पर्श व्यंजन भी इनको क्या है, बोला जाता है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके, 25 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं ये, 25।
व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन पूछ लिया जाए तो वो होते हैं आपके 33। ठीक है। प प वर्ग, प वर्ग में क्या आएगा? ओष्ठ से। ठीक है, होठों से जिसका उच्चारण हो। ठीक है, ओष्ठ, तो वो क्या आएगा? क्लियर है? अब यहां से कुछ भी पूछ ले, अब हम दे देंगे आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंठ है, सी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब अशुद्ध वर्तनी क्या है? ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या है? किसी शब्द को सही ढंग से लिखने की प्रक्रिया को, ठीक है, सही ढंग से लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, तो सही ढंग से लिखने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। ठीक है, और जो सही ढंग से या फिर गलत लिखा जाए जो शब्द, उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध वर्तनी। शब्द गलत लिखा जाए, शब्द गलत लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, तो अशुद्ध क्या है इसमें? उज्जवल, ये ठीक है। कवित्री, ये भी ठीक है। पूजनीय, ये भी ठीक है। तो जो अशुद्ध वो क्या है? आशीर्वाद। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी, आशीर्वाद। ऐसे लिखते हैं, आशीर, ठीक है, आशीर्वाद। आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद। क्लियर है ना? यहां तक डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो संधि विच्छेद, संधि क्या है पहले? संधि क्या है? ठीक है, संधि क्या है? जब दो वर्णों या शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? दो वर्णों या शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों या शब्दों के मेल को, ठीक है, संधि कहा जाता है। अब वही संधि विच्छेद, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? ठीक है, संधि को अलग करने को, मतलब संधि को अलग करना क्या है? संधि विच्छेद। संधि को अलग करना, संधि को अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। ठीक है, जैसे कि पवन, तो वन क्या कहलाया? संधि को अलग करना। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? पवन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वन। इसको पवन नहीं लिख सकते, ठीक है, पन भी नहीं लिख सकते, पैवन, पवन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, पवन। क्लियर है? यहाँ पे जो कोई विशेष जो स्वर है वो क्या है? अलग नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो जो विशेष स्वर का जो परिवर्तन नहीं होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, अब संधि के भी कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? स्वर, विसर्ग और व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। क्लियर है? ये याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक है, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब क्या है? ठीक है, अघोष क्या है? हमने ये किया था। ठीक है, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग। अब इसमें जो ये होते हैं दो आगे के, फर्स्ट और सेकंड, ये क्या होता है आपका? ठीक है, तो जो ये कै और ख है, तो ये क्या है आपका? अघोष, अघोष। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जब हम इन्हें बोलते हैं कै ख, तो क्या है? अघोष क्या है? जब हम इनका उच्चारण करते हैं, बोलते वक्त जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? एक कंपन महसूस नहीं होती। ठीक है, तो
उसको हम क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। जब इन्हें बोलते वक्त एक सघोष क्या होता है, जब इन्हें बोलते वक्त एक कंपन महसूस होता है, झंझनाहट सी महसूस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। जैसे ग, घ, जब हम बोलते हैं तो झंझनाहट सी महसूस होती है। ठीक है, क्लियर है, अघोष और सघोष। जब हम कै बोलते हैं, जब हम कै बोलते हैं तो जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, एक गले में क्या है, कंपन महसूस नहीं होता। लेकिन वहीं जब हम कै बोलेंगे तो कंपन महसूस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि कंपन नहीं होना, और इसमें होता है सघोष में कि कंपन होना। ठीक है, ये चार्ट याद रखना अच्छे से, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग, अघोष पूछा हुआ है ना, कै और कै और ख, ग और घ। ठीक है, ये क्या है आपके, सघोष। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्या है आपके, थर्ड और फोर्थ क्या है आपके, सघोष। ठीक है, और जो आपके ये फर्स्ट और सेकंड वर्ग वर्ण है जो, वो क्या है आपके, अघोष। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है अघोष, तो ग क्या है, सघोष। ठीक है, जय, कै क्या है आपका, अघोष। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा आपका, अघोष। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ठीक है, क्योंकि इसमें बोलते समय क्या है, कंपन महसूस नहीं होता। ठीक है, कंपन नहीं होना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कंपन महसूस नहीं होती। ठीक है, कैब बोलते वक्त। तो जो हर वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण होगा, पहला और दूसरा वर्ण होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, अघोष कहलाएगा। क्लियर है, अघोष क्लियर है, और सघोष भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। ठीक है, सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो जब दो वर्णों, ठीक है, दो वर्णों या शब्दों के मेल में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, दो वर्णों के या शब्दों के मेल में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद, संधि को अलग करना। क्लियर है, उसके तीन भेद होते हैं संधि के, कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, तो जो सूर्य उदय है वो कौन सी संधि है, तो वो आपकी हो जाएगी गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि। अब गुण संधि क्या होता है, गुण संधि क्या होता है, ठीक है, जो जैसे कि गुण संधि क्या होता है, ए और उ। ठीक है, ए और उ मिलकर जब क्या बनाए, ओ बनाते हैं, ओ। ठीक है, जो ए और उ जब ओ बनते हैं तो इस प्रकार की संधि को हम क्या बोलते हैं, गुण संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ए के साथ ई, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इसी प्रकार की संधि को हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। जैसे कि ए के साथ उ, ओ। ठीक है, तो या ए के साथ अगर बड़ी ई भी होता है तो भी ए ही बनता है। ठीक है, क्लियर है, बड़ा ऊ होता है तो भी ओ बनता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, पूछे जाते हैं, जैसे कि, ठीक है ना, क्या होगा, ओ बनाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो वहां क्या हो जाएगा आपका, गुण संधि। तो अब जब जो सूर्योदय, ये कैसे बना, सूर्योदय कैसे बना, सत्य उदय। तो इसमें क्या है, ये व्यंजन है, व्यंजन में क्या होता है, स्वर छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तय और ए मिलकर ही तो बनाएंगे ना, तय और ए मिलकर ही तो ये बनाते हैं तय व्यंजन। ठीक है, तो ये जो इसमें क्या है, ए छुपा हुआ है, जिसमें क्या है, उ। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए और उ, ओ। ठीक है, ओ, तो ये क्या है, ओ, सूर्योदय। ठीक है,
तो कैसे बना ये सूर्योदय, तो इसको क्या कहेंगे हम, गुण संधि। ठीक, जैसे कि महेश, महेश, ठीक है, महेश को कैसे लिखेंगे हम, अब ये एक ही मात्रा है, ठीक है, ये देखना एक ही मात्रा है ये, ठीक है। अब महा, ये आ हुआ, ठीक है, महा और इश, महा या इश, ठीक है। तो क्या हुआ, ए और जब ई आपस में बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, ए। अभी बताया ना, जब ए और ई आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ए। तो ए क्या है, ये, ठीक है, महेश, ठीक है, ए। तो ये क्या कैसे बना, महेश, उसको हम क्या कहते हैं, गुण संधि। ऐसे ही देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्षिका किसका तत्सम है, मक्षिका, ठीक है, मक्षिका किसका तत्सम है, तो वो किसका है, किसका है वो, मक्खी का, किसका है, मक्खी का, ठीक है। तो जहां भी आपको ख दिख जाए, जब आपको ख दिख जाए तो वो क्या है, तत्सम है, ठीक है। तत्सम क्या है, तत्सम क्या है, जो जो संस्कृत से बिना बदले लिए गए शब्द, ठीक है, संस्कृत से जो बिना बदले लिए गए शब्द, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे आपका अग्नि, दांत, जैसे कि अग्नि, दांत, ठीक है, ये क्या है आपके, तत्सम है, ठीक है। मक्षिका, मक्षिका, ये क्या है, तत्सम है। लेकिन जो हिंदी से लिए में, जो बदलकर हिंदी में आए, जो बदलकर हिंदी में आए, हिंदी में आए, उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं, ठीक है, तद्भव, क्या कहेंगे उसे हम, तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब ये हिंदी का वर्ड है मक्खी, ये क्या है, ख, ठीक है, जिसमें ख आ जाए तो आपकी इससे भी पहचान होती है कि ये क्या है आपका, ठीक है, तत्सम है, क्लियर, मक्खी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव, अब बताना तद्भव, ये आश्चर्य, उल्लू, कुपुत्र, अंधकार, कौन सा है। जैसे कि मक्षिका का क्या हो गया था, मक्खी, तद्भव, ठीक है। उसी तरीके से दंत का क्या होता है, दांत, ठीक है, अक्षिका, आंख, ठीक है। तो इसमें क्या होता है तद्भव में, तो आपको इससे पहचान हो जाएगी कि एक तो ये आता है, ठीक है, ख आता है, ठीक है, इसमें क्या आता है तत्सम में, छ आता है, ठीक है, ये क्या है, तत्सम। अगर इनसे क्या है आपकी पहचान होती है, ठीक है, और तद्भव की क्या है, इससे क्या है, पहचान होती है। जब ये आपकी अंकी बिंदु और खा वगैरह दिख जाए तो वो क्या होता है, आपका तद्भव होता है, ठीक है। अब तो इसका क्या हो जाएगा, उल्लू, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि खिड़की किस प्रकार का शब्द है, खिड़की, खिड़की किस प्रकार का शब्द है, ये है आपका विदेशी शब्द, ठीक है, विदेशी शब्द है, जो कि विदेशी भाषाओं से आया हुआ है, ठीक है, दूसरी भाषाओं से आया हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। तो किस प्रकार का शब्द है आपका, विदेशी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, क्लियर है। तो अल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, अल्पीन और गमला, अल्पीन, अल्पीन किसका है, और गमला पुर्तगाली का, ठीक है, पुर्तगाली के जैसे हो गए, अलमारी हो गया ये भी, ठीक है, अलमारी, गमला, ठीक है, चाबी, खिड़की, चाबी, खिड़की, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, विदेशी भाषा के शब्द हैं, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ये पुर्तगाली,
पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा। ठीक है, तो ये बुढ़ापा है जो आपकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी संज्ञा है ये? भाववाचक संज्ञा है, जिसमें भाव, अवस्था, ये अवस्था है ना, बुढ़ापा क्या है? अवस्था। ठीक है, भाव, अवस्था, गुण या दोष आदि का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बुढ़ापा अवस्था है। भाववाचक वो होता है जिसको कि महसूस किया जाए, महसूस किया जाए, जिसको छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, जिसको छुआ नहीं जा सकता उसको हम क्या कहते हैं? जिसको महसूस किया जाता है सिर्फ, उसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिसको, ठीक है, जैसे बुढ़ापा है, अब बुढ़ापा है, हमें जैसे उसकी अच्छाई है, ठीक है, वो अच्छा इंसान है, हम उसको छू तो नहीं सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं कि वो अच्छा इंसान है। तो उसी तरीके से क्या बुढ़ापा है जो उसको हम महसूस कर सकते हैं कि इंसान क्या है? बूढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो ये जो जातिवाचक है, जो आपकी जाति का बोध कराए, ठीक है, वो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट है, मैं स्वयं अपना काम कर लूंगा। इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? मैंने आपको बताया है, जब खुद या स्वयं, जब ऐसे शब्द आपको दिख जाए, तो जब खुद और स्वयं जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए, तो इनसे क्या होगी? इन्हीं शब्दों से क्या होती है? पहचान होती है। ठीक है, तो वो शब्द कौन से कहलाएंगे? वो आपकी निजवाचक संख्या सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या है? जो कि संज्ञा के स्थान पर आए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मैं स्वयं, अब ये स्वयं आया, मैं स्वयं अपना काम कर लूंगा, यानी कि मैं खुद कर लूंगा अपने आप को। जहां आपको मतलब कि स्वयं का बोध आ जाए, ठीक है, स्वयं का या खुद का बोध आ जाए, वहां पे आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक संज्ञा, वो सर्वनाम आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में जो यह है, क्या है वो? ठीक है, यह क्या है आपका? ठीक है, यह क्या है? वो आपका कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए। विशेषण वही होता है ना जो संज्ञा की विशेषता बताए। विशेषता बताए। ठीक है, सर्वनामिक क्या होता है? जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करे। जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करे, सर्वनामिक क्या होता है? जब सर्वनाम विशेषता का कार्य करे। ठीक है, यह कुत्ता मेरा है। ठीक है, यह कुत्ता मेरा है। यहाँ ये लड़का, ठीक है, वह घर, सब क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, क्या है ये? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि सतीश ने दूध पी लिया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सतीश ने दूध पी लिया। दूध किसने पिया है? सतीश ने पिया है ना, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी, वो हो जाएगी सतीश ने दूध पी लिया। पानी पिया, खाना खाया, पी लिया, तो ये सब क्या होते हैं? जिसमें कर्म हो। ठीक है, जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं? सक्रमक।
ठीक है, सक्रमक क्रिया कहते हैं। क्लियर है ना? जिसमें कर्म हो, जैसे कि पानी पी लिया, खाना खाया, ठीक है, ये किया, तो वो सब क्या होता है आपका सक्रमक क्रिया होता है, जिसमें हम कर्म करते हैं। ठीक है, और आक्रमक क्या होता है? ठीक है, जिसमें ये कर्म ना हो। ठीक है, जैसे कि बच्चा सोता है, अब बच्चा है सो रहा है, उसमें कौन सा कर्म है? ठीक है ना, तो वो जैसे बच्चा सो रहा है, अब इसमें क्या ही कर्म है? कुछ भी नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगा? आक्रमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है? जो अध्यापक है वो छात्र से पाठ पढ़वा रहा है ना, पढ़वाता है, तो क्रिया का कौन सा रूप है? ठीक है, जब किसी दूसरे से काम कराया जाए, जब किसी दूसरे से काम कराया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक। क्या कहते हैं हम उसे? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जब किसी दूसरे से काम कराया जाए वो क्या कहलाता है आपका? प्रेरणार्थक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि माँ बच्चे को बच्चे से लिखवाती है, माँ जो है वो बच्चे से लिखवाती है, तो क्या है? माँ जब दूसरे से काम करवा रही है। ठीक है, जैसे कि शिक्षक, जो शिक्षक है वो क्या है? पढ़वाता है। ठीक है, वो भी क्या कर रहा है? दूसरे से काम करवा रहा है, तो उसी काम की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक कहते हैं। ठीक है, अध्यापक क्या है? ये शिक्षक है, छात्र से पढ़वा रहा है, तो वो क्या हो गया? क्या हो गया? प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? वो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, अब वो चल रहा है यानी कि क्रिया कर रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे चल रहा है यानी कि वो क्रिया कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। जहां क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जहां क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो, वो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, वो क्या होता है आपको? क्रिया विशेषण होता है। क्लियर है? तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि जो दही है वो क्या है? खट्टा है, खट्टा है, तो वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है। हम ऐसा तो नहीं बोलते कि दही खट्टा है, ऐसे ही तो बोलते हैं हम, हैं? तो वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो लिंग क्या है? लिंग क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में, ठीक है, जिस रूप में पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए पुल्लिंग ना, पुल्लिंग क्या है? जो पुरुष जाति का बोध कराए। क्लियर है? तो दही क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग। ठीक है, ये अच्छा दही है, ऐसे ही तो बोलते हैं हम। खट्टा और जो अच्छा होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम मेरी रक्षा करो, तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी को पुकारने का काम कर रहे हैं, मतलब कि किसी को हम पुकार रहे हैं, तो हे राम मतलब जब हम किसी को पुकारने का कार्य करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? संबोधन कारक बोलते हैं। संबोधन क्या कारक क्या होता है? जो किसी को पुकारने के लिए किया जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं संबोधक कारक। किसी को पुकारने का कार्य, ठीक है, या के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि हे राम, ठीक है, हे मित्र, हे मित्र, अरे भाई, ये सब क्या है? जब हम किसी को पुकारने के लिए करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
शायद आज वर्षा होगी, ये वाक्य काल के किस भेद के अंतर्गत आता है? शायद, शायद पॉसिबिलिटी नहीं है ना, मतलब पॉसिबिलिटी है कि शायद आज वर्षा होगी। तो जब शायद आ जाए, जब शायद या संभावना ऐसी कोई चीज आ जाए, ठीक है, ऐसी का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत। ठीक है, संभाव्य है ना कि आज शायद आज वर्षा होगी, शायद, तो उसको हम क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्यत। जहां आपको लगे कि संभावना का बोध कराए, जो संभावना। ठीक है ना, जहां आपको संभावना का बोध हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या है? जो शब्द से पहले लगने वाला अंश, उसे ही हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो प्रत्यय होता है वो जो बाद में लगता है, ठीक है, शब्द के बाद में लगने वाले अंश को क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग जैसे कि प्र और हार, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो ये प्र है ये क्या है? आपका उपसर्ग है। ठीक है, ये क्या है? आपका मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द से जो पहले लगे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जब जब इनका एक परिवर्तन होके नया शब्द निकल के आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्र क्या है? आपका उपसर्ग। ठीक है, ये क्या है? आपका मूल शब्द। जब इनका परिवर्तन होके एक नया अर्थ निकल के आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। उसी तरीके से ये, तो जैसे प्र और हार है, ठीक है, ये क्या है? उपसर्ग। ये आपका क्या है? मूल शब्द। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो शब्द के पहले लगने वाला जो ये अंश है, शब्द के पहले लगने वाले अंश को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अति, अब ये अत्याचार कैसे है? अत्याचार, तो ये क्या हो जाएगा? अति और अति या और आचार, यही होगा ना। जब ई, ठीक है ना, अति आचार, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अत्याचार। तो जो उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा आपका? अति। आचार क्या है? आपका प्रत्यय। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अब घब, तो ये क्या हो जाएगा? बात करेंगे कि सबसे पहले क्या है? प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, ठीक है, नया शब्द बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश, ठीक है, अंत में जुड़कर एक नया अर्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ इनकी डेफिनेशन, क्योंकि ये क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या है? प्रत्यय। और ये क्या है? ठीक है, तो जो मूल शब्द के बाद में जो शब्द लगता है वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ये क्या है? मूल शब्द। यहाँ पे क्या आएगा? मूल शब्द आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? घबरा जो आपका है मूल शब्द है, और जो आहट है वो क्या है? आपका प्रत्यय है। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा? जो नया परिवर्तन अर्थ निकल के आया उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रत्यय पूछा है वो क्या हो जाएगा? आहट। क्लियर है? घबराहट, तो आहट क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, यथाशक्ति मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आपको यथा दिख जाए, यथा इति ऐसे करके कुछ शब्द आपको दिख जाए तो उनसे किसकी पहचान होती है? अव्ययी भाव की पहचान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि समास का मतलब ही होता है छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्द को जो मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को जो छोटा करके एक नया शब्द बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ही होता है कि समास का छोटा करना। ठीक है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो वो क्या हो गया? इतना बड़ा चढ़ा के क्यों लिखे? ठीक है, तो छोटा करना समास होता है। क्लियर है? अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद लिख दो यहाँ पे। ठीक है, पहला पद प्रधान। क्लियर है? बहुव्रीहि में जो तीसरे की पहचान कराता है, खुद मतलब दोनों की बात ना करके किसी तीसरे की बात होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्लियर है? यथाशक्ति क्या है? शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति क्या है? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो जहां आपको यथा या फिर इति वगैरह ऐसे कोई शब्द, इनसे क्या इन शब्दों से पहचान होती है, तो वो क्या होते हैं? आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, समास के कितने 6 भेद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है? तो पर्यायवाची क्या है? जो समान अर्थ वाले शब्द होंगे उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं, समान अर्थ वाले। लेकिन इसमें बताना है हमें कि कमल का जो नहीं है, कमल का नहीं है, वो आंसर क्या हो जाएगा? कमल के कौन कौन से होते हैं? नीरज। ठीक है, कमल के कौन कौन से होते हैं? नीरज, पंकज, सरोज, ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जलद नहीं है कमल का पर्यायवाची। जलद किसका है? जलद आपका है बादल का। किसका है? बादल का। ये कमल का पर्याय नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर, तो विलोम क्या होता है? विपरीत। विलोम क्या होता है? विपरीत शब्द। ठीक है, पर्यायवाची समान शब्द। तो स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर का विलोम होता है स्थिर। ठीक है, स्थावर का क्या होता है? स्थिर। ठीक है, और ये जो जंगम है, ठीक है, स्थावर का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। लेकिन ये क्या है? जंगम। जंगम का मतलब क्या होता है? चलने वाला होता है, चलने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ, वो क्या है? ठीक है ना, एक शब्द बताना है कि जो किसी बड़े वाक्य के लिए एक शब्द होता है, ठीक है, वो बताना है कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ, वो क्या होता है? अजात शत्रु होता है। ठीक है, अजात शत्रु क्या होता है? कि जिसका शत्रु जन्म ही ना लिया हो। अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु जन्म ही ना लिया हो। तो जिसका शत्रु ही ना हो, तो ये वही तो है। ठीक है, अजात शत्रु। ठीक है, इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि कनक शब्द का अर्थ सोना है, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? ठीक है, कनक जो शब्द है उसका एक तो होता है सोना और दूसरा क्या होता है? मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में भी कराया था जब यमक अलंकार में आया था कि कनक कनक वाला। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो शब्द तो सेम होते हैं लेकिन अर्थ क्या है? अलग निकल के आता है। तो कुछ ऐसे करके ही था वो कनक कनक। तो
इसका मैंने बताया था आपको सोना, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता था धतूरा। तो कनक का दूसरा जो मतलब होता है वो क्या होता है, धतूरा, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कमर कस लीजिए, तो कमर कसना मतलब तैयार हो जाइए, है ना। कहते नहीं है कि अब मतलब कमर कस लो, ठीक है, तैयार हो जाओ, मतलब कि दृढ़ निश्चय करना, ठीक है। ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सीधा ना हो करके विशेष हो, उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, ठीक है। अर्थ सीधा नहीं है, इसका टेढ़ा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कमर कसना, तैयार होना, ठीक है, पूरी तैयारी करना, दृढ़ निश्चय करना। अब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ठीक है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। भाई कर्म करते चलो, फल की चिंता क्यों करते हो, ठीक है, यही तो है। तो कर्म के अनुसार फल मिलता है, ठीक है, कर्म के अनुसार फल मिलता है, इसका क्या है, ये अर्थ है। लोकोक्ति क्या है, अनुभव पर जो आधारित जो प्रसिद्ध कथन होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। कर्म के अनुसार क्या है, फल मिलता है, ठीक है। वीप तस रस का स्थायी भाव क्या है? क्या है, क्रोध है, विस्मय है, जुगुप्सा या घृणा या भय है, क्या है स्थायी भाव, ठीक है। रस क्या है, विभत्स, इसका विपतस रस का रस क्या है, काव्य पढ़कर जो आनंद मिले उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। काव्य पढ़ के जो आनंद मिलता है, जो आनंद मिले उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है। अब ये भीपतस का मतलब भी होता है घृणा, क्या होता है, घृणा, तो ये क्या हो जाएगा, जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जुगुप्सा, घृणा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं, 13 13 होती हैं। छंद है आपका, वो क्या है, छंद क्या है, छंद क्या है, जो कविता लिखने की एक नियम नियमबद्ध पद्धति को कहते हैं, ठीक है, कविता लिखने की नियमबद्ध पद्धति को, ठीक है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छंद कहा जाता है, ठीक है। जो दोहा छंद है वो क्या होते हैं, इनके 4 चरण होते हैं, कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। वो 4 चरण कौन कौन से होते हैं, जो आपका पहला होगा, पहला, ठीक है, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13, ठीक है। दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में फिर 11। नहीं, तो हमसे क्या पूछा है, पहला और तीसरा पूछा है ना, पहला और तीसरे में कितनी होती है, 13 13, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, एक जो प्रसिद्ध दोहा है वो क्या है, दोहा जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अब इसमें क्या है, तो दोहा में क्या है, 13 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, कितनी होती है, 13 11 मात्राएं, क्लियर है। तो चरण कमल बंदो
चमल चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा है? कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार क्या है? अलंकार का क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को, ठीक है, वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार। किसको? काव्य की शोभा, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, ठीक है, क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। जैसे शरीर की सुंदरता आभूषण बढ़ाते हैं, उसी तरीके से जो कविता की सुंदरता है वो कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाता है। ठीक है, तो रूपक अलंकार क्या है? जो रूपक अलंकार है वो क्या है? ठीक है, रूपक अलंकार क्या है? जब उपमेय 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 में उपमान का सीधा आरोप होता है। उपमेय में उपमान का सीधा आरोप हो। आप यही याद रखना, बस सीधा आरोप होता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई, जो चरण है वो क्या है? वो क्या है आपका? उपमेय। ठीक है, उपमान क्या है आपका? कमल। ठीक है, उपमान क्या है? कमल। ये क्या है? उपमेय। ठीक है, तो कवि के चरणों में सीधा कमल कह दिया, कवि के चरणों में सीधा कमल कह दिया। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, सीधा क्या है? आरोप हो गया। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? रूपक। तो चरण कमल बंदो हरि राई क्या हो जाएगा इसका आंसर? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी सब सून। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, इस पंक्ति में जो पानी है शब्द में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, कौन सा है इसमें? श्लेष अलंकार है। ठीक है, रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी सब सून। ठीक है, तो जो उपमा है, उपमा में क्या होता है कि सा जैसे का जो आपको दिखे, सा जैसा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अगर ऐसे की आपको पहचान होती है इन शब्दों की तो वो क्या होता है? आपका उपमा होता है। अनुप्रास में जो वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, वर्णों की जो आवृत्ति होती है वो बार बार होती है। और जो यम श्लेष होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है? ठीक है, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, अनेक अर्थ लिख लो, अनेक अर्थ निकले, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी रखिए, तो वो तो पानी के दो अर्थ हैं, ठीक है, एक तो जल भी और एक मान सम्मान भी। ठीक है, तो यहाँ पानी के जो दो अर्थ हैं, ठीक है, एक तो जल भी हो गया, अब बिनु पानी सब सून, यहाँ तो जल हो गया। रहीमन पानी रखिए मतलब या दो मान सम्मान रखिए। ठीक है, मान सम्मान हो गया एक पानी का मतलब, और दूसरे पानी का मतलब क्या है? दूसरे पानी का मतलब हो गया जल। तो पानी क्या है? सम्मान बनाए रखो, रहीमन सम्मान बनाए रखो। ठीक है, बिना सम्मान सब सूना है। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि जब श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द के जब अर्थ अनेक अर्थ हो, ठीक है, एक ही शब्द के क्या हो? अनेक अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? कौन है? ठीक है, तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद का जो परिचय ये क्या है? हिंदी के ये क्या है? महान उपन्यास, हिंदी के महान उपन्यासकार और कहानीकार हैं। ये क्या है? उपन्यासकार और कहानीकार।
ठीक है, हिंदी के, ठीक है, याद रहेगा। तो इसीलिए क्या है, उपन्यास सम्राट है ये, ठीक है। तो जो मुंशी प्रेमचंद है, उन्होंने, ये लेखक है, ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी? एक तो हो गया गोदान, ठीक है, गोदान, गबन, कर्म भूमि, ठीक है, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, उपन्यास हैं, ठीक है, इनकी क्या है, ये उपन्यास। और कहानी कौन सी है? कहानी है पूस की रात, पूस की रात, ठीक है, ये क्या है, कहानी। और ये सब क्या है, उपन्यास। क्लियर है? तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य किसे कहा जाता है? प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। तो महाकाव्य क्या है? लंबी कथा वाली काव्य रचना, लंबी कथा वाली काव्य रचना जिसमें किसी महान नायक का वर्णन हो, जिसमें किसी महान नायक का वर्णन हो। तो जैसे कि पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ठीक है। और जो इनके लेखक है पृथ्वीराज रासो के, वो क्या है? चंद बरदाई, चंद बरदाई, ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामा काव्य संग्रह के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? महादेवी वर्मा को, ठीक है, किसको मिला? महादेवी वर्मा को। तो महादेवी वर्मा कौन है? ये क्या है? ये छायावाद की, छायावाद की एक क्या है, प्रमुख कवियत्री है ये, ठीक है, कवियत्री है ये, ठीक है, याद रखना है। छायावाद की महादेवी वर्मा कवियत्री है, जिसको आधुनिक क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक मीरा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि आधुनिक मीरा कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक है। और इन्हें किसके लिए पुरस्कार मिला? यामा काव्य संग्रह के लिए इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। और जो इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, यामा, दीपशिखा और निहार। यामा, दीपशिखा और निहार, ठीक है, क्लियर है? ये एग्जाम में क्या है, पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? किस अनुच्छेद में किया गया? किस में किया गया? अनुच्छेद 343 में, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो राजभाषा है वो क्या है? राजभाषा क्या होती है? सरकारी कार्यों में प्रयोग हो जाने वाली भाषा को ही हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको 343 में क्या है? राजभाषा घोषित कर दिया गया। और जो इसमें क्या हुआ था कि हिंदी का विकास हुआ था, ठीक है, हिंदी का विकास अनुच्छेद 351 में, ठीक है। 324 में क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग। इसमें क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बात, ये बीजक क्या है? ठीक है, बीजक क्या है? ये संत कबीरदास की वाणियों की या रचनाओं का जो ये प्रसिद्ध संग्रह है उसे हम क्या बोलते हैं? बीजक। तो ये कबीरदास, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीजक की जो है संत कबीरदास की वाणियों का ही एक प्रसिद्ध संग्रह है, ठीक है, कबीरदास की वाणियों,
का संग्रह, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीजक बोलते हैं। ठीक है, ये कबीर जो ये कबीर पंथियों का जो ये ग्रंथ होता है ना, वो किसको माना जाता है, बीजक को ही माना जाता है। ठीक है, कबीरदास थे, वो कौन थे, वो महान संत कवि थे। ठीक है, महान संत कवि। ठीक है, महान संत कवि जो भक्ति काल के, किसके, भक्ति काल के। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भक्ति काल के महान संत कवि कौन थे, वो थे आपके कबीरदास। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि भी थे ये, निर्गुण भक्ति धारा कवि भी थे ये। ठीक है, और समाज सुधारक भी कौन थे, कबीरदास। समाज सुधारक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना काफी बार। समाज सुधारक वो भी आपके कौन थे, कबीरदास। और जो ये सरल भाषा के कवि भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सरल भाषा के कवि, सरल भाषा के कवि। क्लियर है, यहां तक कोई आपको डाउट हो तो बताओ। अपना जो भी आपका डाउट होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको उसका जो भी डाउट है मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको क्लियर करा दूंगी। ठीक है, तो ये आपके 37 या 38 क्वेश्चन थे हिंदी के, इन्हें एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, सारे जो भी टॉपिक्स हैं उनमें से आपके मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इन्हीं से आपके क्या है क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है।